Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार सब्जेक्ट जो कि आपके सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 के अंदर पहला सब्जेक्ट है। पेपर नंबर 17, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास के अंदर आज हम ये देखेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स का है, और इस सब्जेक्ट के अंदर जो बाइफरकेशन है, जो पार्ट्स हैं, आखिर वो कितने कितने मार्क्स के हैं, हमें आखिर पढ़ना क्या है, इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार है। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और एक जरूरी बात बता देता हूं कि इंट्रोडक्शन क्लास को आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही डेडिकेशन से पढ़िएगा, क्योंकि ये हमारे बाकी जो पूरा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, इसके अंदर जो हमें टोटल 18 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उसके लिए ये आपको एक बेस बनाकर देगा। आपको ये समझ में आएगा कि आखिर इन चैप्टर्स को पढ़ने की हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, हमें किस तरीके से इसे पढ़ना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, सबसे पहली बात तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका जो ग्रुप 4 है, सीएमए फाइनल के अंदर ग्रुप 4 है, उसका ये फर्स्ट पेपर है। और वैसे अगर आप देखोगे तो ये पेपर नंबर 17 है। आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये टोटल 100 मार्क्स का है। पर सवाल ये आता है कि सर, आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स ये सब्जेक्ट आखिर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? आखिर ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? देखिए दोस्तों, आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये आपके 4 पार्ट में डिवाइडेड है। आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये टोटल आपके 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। शॉर्ट में हम इस सब्जेक्ट को CMAD बोलते हैं। अब 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है पार्ट ए। आप चाहो दोस्तों तो आप उसे सेक्शन ए के नाम से भी बोल सकते हो। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है कॉस्ट ऑडिट। इसके अंदर ये टोटल 8 चैप्टर्स आपके आते हैं, और ये आपका 50 मार्क्स का है। ओनली 8 चैप्टर हैं, और ये 8 चैप्टर्स 50 मार्क्स आपके कवर करते हैं कॉस्ट ऑडिट। सर, कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले तो हम बेसिक्स पढ़ते हैं कॉस्ट ऑडिट का, कि कॉस्ट ऑडिट कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या है। फिर हम कॉस्ट ऑडिट के रूल्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि आखिर ये कॉस्ट ऑडिट किन कंपनीज को कराना कंपलसरी है, कॉस्ट ऑडिट करेगा कौन, कॉस्ट ऑडिटर कौन बन सकता है, कौन क्वालिफाइड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये सभी चैप्टर्स हमें एट द एंड हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जब प्रिपेयर हो गई तो अथॉरिटीज के पास में कैसे फाइल होती है। ये कॉस्ट ऑडिट में हम लोग पढ़ते हैं। अभी और डिटेल में इसके ऊपर मैं पूरा समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन क्लास बहुत लंबी चौड़ी होने वाली है, आपको बहुत मजा आएगा। और जब ये इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होगी तो आप बोलोगे कि यार, इस पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेरे को सब आता है। इंट्रोडक्शन क्लास ने मेरे सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। अभी तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ये जो सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है ना दोस्तों, ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट अपन ने देखा, पार्ट ए, सेक्शन ए, कॉस्ट ऑडिट, 50 मार्क्स। अब हम आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी है दोस्तों आपका मैनेजमेंट ऑडिट। ये है आपका 25 मार्क्स का। जैसे कॉस्ट ऑडिट के अंदर चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक था,
उस तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर चैप्टर 9 से चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 है। सर ये मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताऊंगा। थर्ड आता है मेरे दोस्तों आपका पार्ट सी। सर ये पार्ट सी किस बारे में बात करता है? पार्ट सी के अंदर हमें पढ़ना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये सभी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, है ना। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, सर ये चीजें तो ऐसा याद आ रहा है कि हमने इंटर में पढ़ी थी। सर इंटर में जो हमारा अकाउंट्स एंड ऑडिट सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा था सर हमने, हाँ। क्या सर वही है? थोड़ा बहुत वही है, बाकी उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे अपने को पढ़ना है, ऑपरेशनल ऑडिट। सर ये कितने मार्क्स का है? ये 15 मार्क्स का है, 15 मार्क का है। और ये चैप्टर 14 से लेके चैप्टर 16, मतलब 3 चैप्टर हैं, 14, 15, 16, वो आपके सिर्फ 3 चैप्टर 15 मार्क्स को कवर कर देते हैं। एंड लास्ट आता है मेरे दोस्तों पार्ट डी। सर पार्ट डी के अंदर कितने चैप्टर हैं? टोटल 2 चैप्टर्स हैं, फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सर ये कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है, दोनों चैप्टर 5-5 मार्क्स के हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जो ग्रुप 4 का पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 मतलब ग्रुप 4 का पहला पेपर है, वैसे पेपर नंबर 17 है ये। और ये टोटल 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टोटल इसके अंदर 18 चैप्टर है। अभी हम ये देखेंगे कि सर हमें किस पार्ट में, जैसे सेक्शन ए में क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में क्या पढ़ना है, सी में क्या पढ़ना है, डी में क्या पढ़ना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है दोस्त। हम इसको डिटेल में लेना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं। जब आप इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने की आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ना दोस्तों, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए दोस्तों, वो ये माइंड में रखकर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और आप बिलीव कीजिएगा दोस्तों, मैं पूरी ईमानदारी के साथ में बोल रहा हूं, ये सब्जेक्ट सच में बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए आपका ये जो ग्रुप 4 है ना, आपका जो ग्रुप 4 है सीएमए फाइनल के अंदर, इसके अंदर आपके ना टोटल 4 पेपर आते हैं। इसके अंदर टोटल 4 पेपर्स आते हैं दोस्तों। एक आपका पेपर नंबर 17 आता है, जो हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, हल्के में मत लो आप इसे। पेपर नंबर 18 सीएफआर है। पेपर नंबर 19 आईडीटी है दोस्तों। और आपका पेपर नंबर 20 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मतलब एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। ज्यादातर बच्चे पेपर नंबर 20 ए स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन को चूज करते हैं। आपको पता है इस ग्रुप 4 के अंदर दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे सब्जेक्ट है, कंटेंट वाइज छोटे हैं, प्लस हाई स्कोरिंग है, और बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और वो है दोस्तों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एंड एसपीएमबीवी। आप बोलोगे नहीं सर आप ना टीचर हो, सर आप ना सर पूरे दिन पढ़ाते हो इसलिए आप बोल रहे हो बहुत ज्यादा इजी है। अरे नहीं दोस्त, ये स्टूडेंट्स के ऑल इंडिया रैंक्स बताते हैं, ये स्टूडेंट्स के दोस्तों मार्क्स बताते हैं। स्टूडेंट 91 मार्क्स, 96 मार्क्स बहुत आराम से लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि सर ये कोई एक आध स्टूडेंट ले आया होगा, अरे नहीं भाई, ये बच्चा गुवाहाटी चैप्टर का है, देखो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लेकर आया अपने गुवाहाटी चैप्टर के अंदर। तो बहुत
ज्यादा हाई स्कोरिंग है। अगर आपने इसको सही तरीके से पढ़ा ना दोस्तों, तो मार्क्स बहुत आराम से मिलते हैं। और ये जो आपका ग्रुप 4 है ना, ये बनाया भी इसी तरीके से गया है। देखिए मैं दिखाता हूं 1 मिनट के लिए आपको। ये जो ग्रुप 4 है ना, ये बनाया भी इस तरीके से गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाकी के ये जो दो सब्जेक्ट हैं आपके, CFR और IDT, ये दोनों लेंदी सब्जेक्ट हैं। और ये दोनों ही थोड़े से डिफिकल्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं डिफिकल्ट बोलूंगा तो आप बोलोगे कि अरे सर, डिफिकल्ट बोलना शायद सही शब्द नहीं रहेगा। हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा लेंथी एंड कंसेप्चुअल है, कॉम्प्लेक्स है, और आपको बहुत बार इनका रिवीजन करना पड़ता है। सीएम इंस्टीट्यूट ने बड़े ही शातिर, बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से, प्रूडेंट मैनर में इस ग्रुप 4 के सब्जेक्ट्स को अरेंज किया है। उन्होंने देखा कि यार दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, CFR और IDT, जो बच्चे को ना, एक तो लेंथ वाइज बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, अमेंडमेंट्स हर बार आते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, ये बच्चे को बार बार परेशान करेंगे। तो क्यों ना कुछ मैं ऐसे सब्जेक्ट भी इस ग्रुप 4 के अंदर डाल दूं ना, कि ऐसे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट भी हो, मजेदार भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो, लाइफ में यूज आए। क्योंकि एट द एंड तो आपको पूरी जिंदगी करना क्या है? एट द एंड तो आपको पूरी जिंदगी कॉस्ट से रिलेटेड काम करने का है। तो सीएम इंस्टीट्यूट ने बोला कि मैं ऐसे सब्जेक्ट डालता हूं इस ग्रुप 4 के अंदर जो छोटे हो और हाई स्कोरिंग हो, ताकि बैलेंस हो जाए। इवन मैं आपको सीरियसली बताता हूं, सीरियसली बताता हूं। देखिए मैं स्टूडेंट का नाम तो नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि ऐसे प्राइवेसी खराब होती है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके हमारे पास में मैसेजेस आते हैं, हमारी टीम के पास में कॉल्स आते हैं, और वो ये बोलते हैं कि सर, कॉस्ट एंड मैनेज, सर मैंने ग्रुप 4 का ना अटेम्प्ट दिया था, लास्ट अटेम्प्ट मैंने ग्रुप 4 दिया। मैंने कहा ठीक है। बोला सर, उसमें ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट मेरा क्लियर हो गया, मेरी सर उसमें एग्जम्पशन आ गई। मेरे सर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, वो बोलते हैं सर मेरे ना 87 88 मार्क्स आ गए। मैंने कहा ठीक है। बोला सर, लेकिन बाकी के मेरे सब्जेक्ट्स नहीं निकले, CFR रह गया है सर मेरा, IDT रह गया है मेरा। तो सर अब मैं ये वाला अटेम्प्ट देने वाली हूं या देने वाला हूं, आप मुझे बताइए कि क्या मुझे इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का एग्जम्पशन क्लेम करना चाहिए? स्टूडेंट खुद इतना समझदार है कि उसको ये पता है कि यार क्या मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की एग्जम्पशन को क्लेम करूं, क्योंकि अगर मैं करता हूं, क्योंकि अगर मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की ऑडिट की एग्जम्पशन को क्लेम करता हूं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट्स के अंदर पास होने के लिए मुझे बहुत ही अच्छे खासे मार्क्स आने चाहिए। दोनों सब्जेक्ट्स लेंदी हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, कॉम्प्लेक्स है। और अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट आ गया ना एग्जाम पेपर, दिक्कत खड़ी कर देगा। और आप बिलीव कीजिएगा, ज्यादातर बच्चों के जब फोन या मैसेजेस आते हैं ना, वो ऑलरेडी खुद ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि यार कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की एग्जम्पशन में क्लेम नहीं करूंगा, चाहे मेरे 90 मार्क्स ही क्यों ना आए हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की एग्जम्पशन को मैं क्लेम नहीं करूंगा। मैं दोबारा से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर दूंगा। मोस्टली मतलब 99.9% बच्चा ये बोलता है मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का दोबारा से पेपर दूंगा। रीजन ये है कि मार्क्स तो इसी में आएंगे ना, तो मैं इसमें अच्छे मार्क लेकर आ जाऊंगा। बाई चांस अगर इन दोनों में मेरे थोड़े कम मार्क्स भी आ गए ना, तो भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट मेरे को हेल्प करेगा सेट ऑफ करने में। मैं पूरी ईमानदारी के साथ में ये बात बोल रहा हूं दोस्तों, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे आपको मोटिवेट करना है, नहीं। मोटिवेट तो आप हो यार, आप CMA फाइनल में आ गए। आप अपने लिए, पता है, हम ना हर किसी के लिए ताली बजाते हैं, हर किसी को लाइफ में एनकरेज करते हैं। हमें हम भूल जाते हैं कि हम खुद को कभी एनकरेज नहीं करते, हम खुद को कभी शाबाशी नहीं देते। मैं चाहता हूं दोस्तों, आप ना अपने पेन कॉपी एक तरफ रख दो और अपने लिए 1 मिनट ताली बजाओ कि CMA फाइनल में आ गए हो। छोटी बात नहीं है दोस्त। बहुत सारे लोग तो फाउंडेशन में दम तोड़ देते हैं, थोड़े बहुत जो पास होते हैं वो इंटर में आकर दम तोड़ देते हैं, आप फाइनल में आ गए हो।
ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है इन एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि आप सीएमए बनने वाले हो तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ज्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि यार ये कॉस्ट ऑडिट जो है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है। बच्चे को इवन ये तक पता है कि यार इस पूरे 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स में सिर्फ 3 चैप्टर हैं जिनमें प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे को लगता है ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है। ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आपके माइंड में प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल होता है कि 2 और 2 4, अगर सिर्फ न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिकल बोलते हो तो हाँ, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल है वो ओनली 3 चैप्टर्स में, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप इतने मैच्योर हो कि आपको पता है कि अगर किसी टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट करके बताया जाए, अगर अगर आपको ये फील कराऊं मैं क्लास में पढ़ाते वक्त कि इमेजिन करो कि आप एक कंपनी के अंदर कॉस्ट ऑडिट करने के लिए गए हो, इमेजिन करो कि अब आप कंपनी के वेयर हाउस में या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में जा चुके हो, इमेजिन करो कि आपने कंपनी की कुछ मशीन्स हैं उनकी वहां पर चेकिंग कर रहे हो, मशीन के पार्ट्स की चेकिंग कर रहे हो और ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो। ये प्रैक्टिकली तो है, कहाँ है ये थ्योरी? तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको माइंड में फिक्स करने का है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, माइंड में फिक्स करने का है, बहुत ही मजेदार, शानदार, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, माइंड में फिक्स करने का है मेरे दोस्त, कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और प्रैक्टिकल का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल से नहीं है, प्रैक्टिकल का मतलब है कि रियल लाइफ में देखने को मिलता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ये वैसा सब्जेक्ट। अब सवाल ये आता है कि ठीक है सर, आपने हमें इतना कुछ अपनी सब्जेक्ट के बारे में बताया, वेल एंड गुड, पर सर ये जो सब्जेक्ट आपने बताया कि ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आखिर सर हमें इनमें पढ़ना क्या होता है? कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है, क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है, क्या पढ़ना है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है, क्या पढ़ना है? फॉरेंसिक ऑडिट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, क्या पढ़ना है इसके अंदर? एक एक करके देखते हैं। और दोस्तों, ये हम ये देखेंगे कि आखिर कॉस्ट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशनल ऑडिट क्या है, फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। और इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें ये जो अलग अलग पार्ट्स का बाइफरकेशन है, इनके अंदर क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर्स किस बारे में बात करते हैं, उस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा, अभी हम इन चीजों के बारे में यहां पर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पूछिए सर। आपका पार्ट ए का नाम क्या है? सर मेरे पार्ट ए का नाम है कॉस्ट ऑडिट। आपके पार्ट बी का नाम क्या है? सर पार्ट बी का नाम है मैनेजमेंट ऑडिट। पार्ट सी का नाम क्या है? इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। और पार्ट डी का नाम क्या है? सर फॉरेंसिक ऑडिट। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि चारों पार्ट में ये ऑडिट जो शब्द है वो कॉमन शब्द है? हाँ सर, हाँ, ये बात आपने एकदम सही बोली सर, ऑडिट एक कॉमन वर्ड है। क्या हम पहले एक काम करें, एक बार ऑडिट का मीनिंग देखें? सर आता है सर ऑडिट का मीनिंग, सर सीएमए इंटर में पढ़ा है सर, आपको क्या लगता है हम ऐसे ही आ गए हैं क्या यहाँ पर पास होकर? मुझे पता है दोस्त, आपको आता है, जानता हूं मैं आता है। पर देखिए, जब ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं यही मानकर चलूंगा कि भी आपको कुछ नहीं आता, और मैं आपको बेसिक्स से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से, ताकि हर चीज आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा सके। तो दोस्तों, हमने ये देखा इन चारों के अंदर एक ऑडिट जो शब्द है वो कॉमन है। क्यों ना एक काम करें कि हम ऑडिट का मीनिंग पहले देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, फिर हम देखेंगे। चलिए ठीक है सर। तो सर ऑडिट क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं।
देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही एडवांस में एक बात बता देता हूं कि हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, हम उसको एग्जाम्पल्स से पढ़ेंगे, हम उसको स्टोरीज के थ्रू पढ़ेंगे ताकि वो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे, बोरिंग ना हो जाए आपके लिए। और जहां जितना पॉसिबल होगा उसको रियल लाइफ केस लॉस से हम कनेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, और हम ये भी देखेंगे कि ऑडिट क्यों करी जाती है, वजह क्या है ऑडिट करने की। देखिएगा मेरे दोस्त, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी दो दोस्तों की है। आपको ये समझ में आएगा कि ऑडिट क्यों करी जाती है, क्या होता है ऑडिट, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले ये देखना है ऑडिट करी क्यों जाती है, वजह क्या है ऑडिट करने की। ये जो कहानी है ना दोस्तों, ये दो दोस्तों की है। इसमें से एक दोस्त का नाम है अक्षय खन्ना और एक दोस्त का नाम है इरफान खान। आप बोलोगे सर अब तो ये जिंदा ही नहीं है। कोई बात नहीं बाबू, टेंशन लेने का है ही नहीं लाइफ में। आप ऐसा इमेजिन करो ना, जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है ये इंसान। देखिएगा, मेरी बात सुनिए। एक बार की बात है, अक्षय खन्ना ने इरफान खान से बोला इरफान भाई मैं सोच रहा हूं कि यार मेरे पास ना पैसा पड़ा हुआ है। बोला मेरे पास में पैसा आया था, तो मेरे पास में पैसा पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि पैसे को यार किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, कंपनी की सिक्योरिटीज, कंपनी के शेयर्स परचेज कर लूं। लेकिन किस कंपनी के शेयर्स परचेज करूं, किस कंपनी के सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करूं, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है। इरफान खान बोला अक्षय खन्ना से, बोला अक्षय भाई ये कोई टेंशन लेने की बात है यार, इसमें क्या बड़ी बात है। बोला यार एक काम करो ना, तुम कंपनीज के अकाउंट्स को चेक कर लो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लो, बहुत सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लो। उसमें जिस कंपनी के अंदर ज्यादा प्रॉफिट तुम्हें नजर आए उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्या दिक्कत है। अक्षय खन्ना बोला बात तो सही है, बात तो सही है। आज अगर मेरे माइंड में ये आ रहा है कि यार मेरे को टाटा के शेयर्स खर्च परचेज करने चाहिए, या मुझे अडानी ग्रुप के शेयर्स परचेज करने चाहिए, या मुझे रिलायंस के शेयर्स परचेज करने चाहिए, या मुझे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू भी लिस्ट हो गई है उसके शेयर्स परचेज करने चाहिए, या मुझे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके शेयर्स किसके करने चाहिए, उसके लिए मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लूं और देख लूं किस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स अच्छे हैं, किस कंपनी का आगे के प्रोजेक्ट अच्छा है, क्या कंपनी फ्यूचर में क्या करने का सोच रही है, और उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता हूं। अक्षय खन्ना बोला हाँ बात तो सही बोल रहे हो इरफान भाई, लेकिन यहां भी एक दिक्कत है। बोला क्या दिक्कत है। बोला देखो, कंपनी के जो अकाउंट्स होंगे वो किसने बनाए होंगे, कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय ने। कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसने बनाए होंगे कंपनी के अकाउंट्स। ऐसा भी तो, अब वो तो एम्प्लॉय है कंपनी का। अगर हम इसको दूसरे शब्द को यूज करें, हालांकि ये शब्द हमें यूज नहीं करना चाहिए, हम बहुत ही एथिकल और पढ़े लिखे लोग हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगर मैं एक ऐसा शब्द यूज करूं कि लेट सपोज हम बोलते हैं कि नौकरी कर रहा है आदमी, मतलब कहीं पर नौकर है, हेल्पर है। तो बोला यार कंपनी का एम्प्लॉय, वो तो कंपनी की नौकरी कर रहा है, उसको तो सैलरी मिलती है कंपनी से। कंपनी ने अगर उससे बोल दिया हो कि सुन हमारे प्रॉफिट चाहे से इस साल 5 करोड़ हुए हैं, लेकिन तू हमारे अकाउंट्स के अंदर 15 करोड़ प्रॉफिट लिख दे, तो बेचारे एम्प्लॉय को लिखने पड़ जाएंगे, अदरवाइज उसकी नौकरी पर बात आ सकती है। मजबूरी में शायद उसने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया हो सकता है ऐसा। बहुत सारे स्कैम हुए हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए हैं जिनके अंदर कंपनी के एक्चुअली में जितने प्रॉफिट्स थे उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं। इसका सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल हमको याद आता है वो है सत्यम कंपनी। इसका पूरा केस लॉज हम पढ़ेंगे जब मैं आपको पार्ट डी पढ़ाऊंगा, फोरेंसिक ऑडिट। बहुत डिटेल में केस लॉ पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में।
अभी के लिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं सत्यम कंपनी के बारे में, ताकि अपना ये आगे चलता रहे। मेरी बात को सुनिएगा। मैं इसके लिए देखिए एक दूसरी पीपीटी यहां पर ओपन कर रहा हूं, एक सेकंड का समय दें। देखिएगा दोस्तों, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं सत्यम कंपनी का केस आपको, फिर जब हम पार्ट डी पर आएंगे तब पढ़ेंगे, बहुत उसमें तो बहुत सारे केस लॉस पढ़ेंगे आप। देखिएगा बच्चों, बात है बच्चों 1986 की। 1986 में भारत के प्रधानमंत्री बने श्री राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी के पिता हैं, राजीव गांधी। मतलब प्रधानमंत्री वो 1984 के आसपास बन गए थे। 1986 के अंदर राजीव गांधी इंडिया में पहली बार कंप्यूटर लाए। तो इंडिया के अंदर जो पहला डिजिटल रिवॉल्यूशन आया था ना, वो 1986 में ले आया था, जो कि राजीव गांधी लाए थे, क्योंकि वो इंडिया में पहली बार कंप्यूटर लाए। तो जैसे ही कंप्यूटर इंडिया में आए ना, हल्ला हो गया। इंडिया वाले बोले, अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज आ गई, हमको इतना सारा काम खुद को करना पड़ता है, अपनी इतनी सारे कॉपी और रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, ये एक डब्बा, ये कंप्यूटर बड़ा अच्छी चीज है, इसमें कुछ कर दो और ये इसके अंदर सेव हो जाता है, ये तो बहुत ही फायदे वाली चीज है। तो 1987 के अंदर हैदराबाद में दो भाइयों ने एक कंपनी शुरू करी और उस कंपनी का उन्होंने नाम रखा सत्यम। उनमें से जो दो भाई थे, उनमें से एक जो भाई था उसका नाम था वी रामलिंग राजू। वी रामालिंग राजू। आपको सिर्फ इसका नाम याद रखना, ये हमारी कहानी का आगे चल के मेन कैरेक्टर बनेगा। अरविंद केजरीवाल जैसा लगता है ना ये देखने में। 1987 के अंदर हैदराबाद में दोनों भाइयों ने सत्यम कंपनी नाम से स्टार्ट करी, जो कि क्या करती थी सत्यम कंपनी? सत्यम कंपनी कंप्यूटर और उसके पार्ट्स को बेचा करती थी। अब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई ना दोस्तों, तो कंपनी के बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए, पैसा खूब कमाया, क्योंकि कंप्यूटर नया नया था, डिमांड में था। तो 1987, 88, 89, 1990 बढ़िया पैसा कमा रही थी। अब 1991 में क्या हुआ? 1991 में क्या हुआ दोस्तों? 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या था ना, ग्लोबलाइजेशन से पहले भारत जो है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस कर सकते थे, इंडिया के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, बाहर के लोग इंडिया में नहीं आ सकते थे। लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया ओपन इकोनॉमी बन गया। मतलब इंडिया के लोग बाहर जा सकते हैं, बाहर के लोग इंडिया में आ सकते हैं। तो बाहर की जो कंपनीज थी ना, यूएसए की, यूके की, सब जगह की, बाहर फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज को समझ में आया कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, और पॉपुलेशन बहुत है तो मार्केट बहुत बड़ा है। तो इंडिया जो फॉरेन की जो कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर आने लगी। जो फॉरेन की कंपनीज थी ना, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वो इंडिया में आने लगी, ताकि इंडिया के लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकें। क्या होता था, सपोज करो अमेरिका में प्रोडक्ट बनाया, तो एक तो अमेरिका में बनाया, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर उसे इंडिया में लाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर टैक्स वैक्स पे करा तो और कॉस्ट, और फिर उसे बेच रहे हो तो महंगा हो गया। फॉरेन कंपनीज ने बोला कि क्यों ना हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। तो उन्होंने इंडिया के अंदर फिर उन्हें अपने ऑफिसेज भी ओपन करने थे। तो उन्होंने इंडिया के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में, मतलब जमीन खरीदना शुरू किया। तो अचानक से आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इंडिया की जो जमीनें थी, रियल एस्टेट सेक्टर था, उसमें बूम आ गया। मतलब आप बिलीव करोगे कि वो जमीन जिसकी कीमत कभी 1 लाख रुपए हुआ करती थी, वो जमीन 10 लाख 50 लाख से ऊपर की निकल गई। आप देखिए, आपके लाइफ में ऐसा मिलेगा, आपको आस पड़ोस में कभी आप जाओगे ना, आपको कोई बाबा मिलेंगे, आपके पिताजी से पूछिएगा, आपके पापा से पूछिएगा, आपके पिताजी को पता होगा कि पापा कोई ऐसी जमीन है क्या जो किसी बंदे ने खरीदी 1-2 लाख रुपए की और आज उसकी लाखों में करोड़ों में कीमत पहुंच चुकी है। वो बताएंगे, हाँ है बेटा, ये जमीन, ये देखिए स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे के पास में ये जमीन, ये किसी ने यार मात्र 18,000 रुपए में खरीदी थी, मात्र 20,000 रुपए में खरीदी थी, आज लाखों में इसकी कीमत।
तो फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आकर रियल एस्टेट सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट करने लगी ना, वी रामलिंग राजू को समझ में आया कि अब जो नेक्स्ट गेम इंडिया में होने वाला है वो रियल एस्टेट सेक्टर का है। और इसने दे दमादम कंपनीज के, मतलब इसने दे दमादम प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। पैसा तो इसके पास में था भाई। सत्यम कंपनी 1987 में ओपन हुई, प्रॉफिट कमा रही थी, इतना प्रॉफिट कमा रही थी। 1991-92 में तो इंडिया के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लिया, 2001 में न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा लिया। इतना प्रॉफिट कमा रही थी कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जाके शेयर्स बेचने लग गया। ग्लोबलाइजेशन के बाद वी रामालिंग राजू ने दे दमादम प्रॉपर्टीज को परचेज किया, अपने नाम पे परचेज किया। अपने जो उसके जो रिलेशन में थे, जितने भी घर वाले रिश्तेदार थे, उनके नाम पे अलग अलग कंपनियां खोली और उनके नाम पे प्रॉपर्टीज परचेज करा। इवन मैं आपको बताऊं, अपने घर के जो माली थे ना, इसके घर के जो गार्डनर थे, जो काम करते थे सर्वेंट, उनके नाम पर, मतलब 365 कंपनी खोल दी इस वी रामालिंग राजू ने और प्रॉपर्टी परचेज करता रहा। अब ऐसा समय आया जहां पर सत्यम कंपनी के अंदर जो इसने पैसा कमाया था वो खत्म होने पर आ गया। सत्यम कंपनी के अंदर जो पैसा कमाया था ना वो खत्म होने पर आ गया। कोई बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीद ली, लेकिन इसकी इच्छा खत्म नहीं हुई। ये पुष्पा भाऊ बन गया, अल्लू अर्जुन बोल गया। ये बोला मैं रुकेगा नहीं। वो क्या बोलता है, मैं झुकेगा नहीं, ये बोला मैं रुकेगा नहीं भाई, मैं और प्रॉपर्टीज परचेज करेगा। लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं। तो फिर इसने क्या स्टार्ट किया, इसने कंपनीज के प्रॉफिट्स को मैनिपुलेट करना शुरू किया कागजों में। इसने डॉक्यूमेंट्स में दिखाया कि मेरी कंपनी ने 500 करोड़ कमाए, 1000 करोड़ कमाए, मैंने यहां ब्रांच ओपन कर दी। रियल में ऐसा नहीं था। रियल में कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। रियल में कंपनी इतने प्रॉफिट्स नहीं कमा रही थी, लेकिन एक्चुअली में इसने ये शो करना स्टार्ट कर दिया कि एक्चुअल तो देखो इसके इतने प्रॉफिट्स हैं, लेकिन ये फेक प्रॉफिट्स दिखाने, बहुत प्रॉफिट्स दिखाने। ये तो मैं इस केस फ्लो को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। जब हम पार्ट डी पर पहुंचेंगे तब ये प्रॉपरली आपको पूरा ए से लेके जेड तक एकदम केस लो बताऊंगा, बाल की खाल निकाल के, तब मजा आएगा। अभी आप समझिए, अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ऑडिट समझना। तो ये सत्यम कंपनी वाले वी रामालिंग राजू ने क्या किया, वी रामालिंग राजू ने कंपनी के अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया। मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज से बोला कि सुनो कितना प्रॉफिट है। एम्प्लॉय ने बोला सर 2 करोड़ का प्रॉफिट है। बोला लिख 200 करोड़ का प्रॉफिट। बोला सर ये तो गलत है। बोला लिख ना, लिख। और वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में आए, वो डॉक्यूमेंट्स उसने अथॉरिटीज को फाइल करे, तो पब्लिक में, मार्केट में खबर पहुंची यार सत्यम कंपनी के तो 200 करोड़ के प्रॉफिट है, तो लोगों ने सोचा इसमें इन्वेस्ट करते हैं। यही जो प्रॉब्लम है इस वक्त, वो अक्षय खन्ना की है। यही जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो इस वक्त अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना यही बात बोल रहा है इरफान खान से। बोला इरफान भाई, सत्यम वाले ने भी तो ऐसा ही किया था और भी बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा किया था। आप बोल रहे हो कि मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लूं, जिस कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो उसमें इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आखिर प्रिपेयर तो कंपनी का एम्प्लॉय करता है। आखिर प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर तो कंपनी का एम्प्लॉय ही करता है ना। तो मैं कैसे कंपनी के उस बैलेंस शीट पे, कैसे पी एंड एल पे भरोसा कर लूं। हो सकता है कि बाहर से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लग रहा है कि यार इसने इतना प्रॉफिट कमाया और मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, बाद में सच्चाई का पता लगे, जैसे सत्यम केस में पता लगा, एनरॉन केस में पता लगा, बहुत सारे झूठे केसेस निकले। तो फिर इरफान खान बोला, बोला अक्षय भाई फिर तो एक ही उपाय है। तू एक काम कर, तू ना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर। ऑडिट रिपोर्ट में सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। बोला ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इसे कौन बनाता है। तो इरफान खान बोला, बोला देख इसके लिए मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। इरफान खान बोला, बोला देख इसके लिए ना मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। देखिएगा दोस्तों, अभी तक की बात आपको समझ में आई है ना। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक अक्षय खन्ना एक
दुविधा में है, एक डिलेमा में है, एक प्रॉब्लम में है कि उसे के पास में पैसा पड़ा हुआ है, उसे कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, बट समझ में नहीं आ रहा किस में इन्वेस्ट करे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा करके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं है, वो झूठे भी हो सकते हैं, वो झूठे भी हो सकते हैं। तो इरफान खान बोला ऑडिट रिपोर्ट चेक कर। अक्षय ने बोला ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? बोला समझ, पहले ये समझ कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, समझ। बोला सोच, दो लोग हैं, एक है कैटरीना कैफ और एक है मोहित बंसल। बोला ये दोनों लोग सीएमए कर रहे हैं अभी। सोच, सीएमए की पढ़ाई कर रहे हैं और सीएमए इन्होंने क्रैक कर लिया, मतलब इन्होंने डिग्री हो गई, इनको डिग्री मिल गई सीएमए की। अब ये दोनों कैटरीना कैफ और मोहित बंसल बैठे हुए थे, शाम को छत पे मिले, ये अपनी छत पे आई, मैं अपनी छत पे आया। कैटरीना ने मेरे से बोला, बोला मोहित हम दोनों सीएमए बन गए। मैंने कहा हाँ मुबारक हो, लड्डू खाओ। बोला अब क्या करने का है आगे? मैंने कहा देख, जब भी कोई व्यक्ति प्रोफेशनल बन जाता है, मतलब या सीएमए क्लियर कर ले या इवन सीए क्लियर कर ले या इवन सीएस क्लियर कर ले, तो उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब करे, तो उसे बोला जाता है सीएमए। अगर वो सीएमए इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो पूरा का पूरा समय उस कंपनी के अंदर दे, पूरा का पूरा समय उस कंपनी को दे। सुबह 9 बजे या 10 बजे जाए और शाम को 5 बजे या 6 बजे तक उस कंपनी में रहे, उस कंपनी का एक एम्प्लॉय बन जाए और वहां पर काम करे। और एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि वो पर्सन प्रोफेशनल किसी कंपनी को ज्वाइन ना करे, किसी कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ना जाए, किसी कंपनी के अंदर जॉब ना करे, बल्कि खुद की प्रैक्टिस फर्म ओपन कर ले। अब काम क्या है दोनों का, सुनिए। कैटरीना कैफ ने बोला कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहूंगी, मेरे मम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि थोड़े दिन जॉब कर लो फिर शादी ब्याह करा देंगे। एक विक्की नाम का लड़का घर पे देखने आया था रिश्ता, विक्की कौशल। बोला उससे ब्याह करा देंगे, तो मैं रिलायंस कंपनी के अंदर एस सीए में जॉब करूंगी। अब क्या करेगी वहां? बोला मैं सीए में हूं तो मैं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहूंगी। तो पूरे पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर और नेक्स्ट मार्च तक कंपनी ने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए, अगर सीएमए है तो कॉस्ट का काम करेगी, सीए है तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस। बोला कंपनी ने पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शंस किए, वो सभी ट्रांजैक्शंस को मैं कंपनी के रिकॉर्ड्स में एंटर करूंगी, रजिस्टर में मेंटेन करूंगी, लिखूंगी, ताकि पता रहेगा कि कंपनी ने एक साल में कब कौन से दिन किस दूसरे पार्टी के साथ में क्या ट्रांजैक्शन किया, क्या ट्रांजैक्शन नहीं किया, वो पूरा मैं रिकॉर्ड मेंटेन करूंगी। अगर सीएमए है तो कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, सीए है तो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगी। और उसके लिए कि किस तरीके से मेरे को वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने चाहिए, किसको कॉस्ट माना जाता है, किसको कॉस्ट नहीं माना जाता, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। मैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लूंगी। मतलब मैं क्या करूंगी, मैं कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करूंगी। मैं क्या करूंगी? कंपनी के अंदर जाकर अकाउंटिंग करूंगी। कैटरीना ने बोला, बोला मोहित तू क्या करेगा? मैंने कहा मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए कोई पीछे नहीं पड़े हैं, मैं तो प्रैक्टिस फर्म खोलूंगा अपनी, सीओपी ले लूंगा इंस्टीट्यूट से, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फर्म खोलूंगा। बोला क्या करेगा? मैंने कहा देख, तू जिस कंपनी में, लेट्स सपोज रिलायंस में या कोई भी कंपनी है, उन कंपनीज के एम्प्लॉयज ने, मतलब तूने कंपनी के अकाउंट्स बनाए, क्या वो अकाउंट सही है? क्या उन अकाउंट के अंदर कहीं कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है? एरर और फ्रॉड दोनों में डिफरेंस होता है, बताऊंगा क्या होता है आगे चल के। इस चीज की आकर मैं ऑडिट करूंगा।
तो मैं कंपनीज के अंदर आऊंगा, कंपनीज पहले मेरे को अपॉइंट करेंगे अपना ऑडिटर, मैं कंपनीज के अंदर जाऊंगा और मैं कंपनीज के अंदर जाकर तुम्हारे जैसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों ने जो कंपनी की अकाउंटिंग करी है, जो अकाउंट्स बनाए हैं, उनको मैं चेक करूंगा, उनका मैं एग्जामिनेशन करूंगा, उनका मैं इवेल्युएशन करूंगा, पता लगाऊंगा कि कहीं तुमने अपने अकाउंट्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर झूठ तो नहीं लिखा हुआ। मतलब मैं ऑडिट करूंगा। और जब तुमने अकाउंट्स बनाए, जब तुमने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया, उस वक्त तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया। अब क्योंकि मैं कंपनी के अंदर आ रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करूंगा। मैं उनको उनको ध्यान में रख के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फिर ऑडिट करूंगा, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर इस तरीके से ऑडिट करी तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑडिट हो जाएगी, मैं वो करूंगा। कोई भी कंपनी अगर मुझे अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगी तो मैं उस कंपनी से, जैसे रिलायंस कंपनी अगर मोहित बंसल को या उसकी फर्म को अपना ऑडिटर बनाती है, तो मैं रिलायंस कंपनी से या रिलायंस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट किसी से भी, ना तो मैं ना मेरा कोई पार्टनर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब कोई भी पर्सन जब कंपनी के अंदर ऑडिट करने जाएगा तो वो टोटली इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, कंपनी से दूर 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 तक किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होगा, ताकि ये एंश्योर हो जाए कि यार जो बंदा कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए आ रहा है उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, वो कंपनी को नहीं जानता, ना खुद जानता, ना किसी रिलेटिव के थ्रू, पार्टनर के थ्रू जानता है, ना उस कंपनी को जानता है, ना उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को जानता है। इसका मतलब जब वो कंपनी के अंदर आकर कंपनी के अकाउंट्स को चेक करेगा, ऑडिट करेगा, तो एकदम ट्रू एंड फेयर मैनर में करेगा। इसके लिए मैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करूं। आ रही है मेरी बात समझ में? जब अक्षय खन्ना को इरफान खान ने यह बात बोली तो इरफान अक्षय खन्ना बोला, हाँ ये सही बोल रहा है यार, अगर मेरे को कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का है ना, तो मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करता हूं, मैं कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर लेता हूं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई है? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने। तो ऑडिट क्या है दोस्तों? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, है ना। अब डिपेंड करता है, अगर वो कॉस्ट ऑडिट है तो कंपनी की कॉस्ट इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी ने जो ऑलरेडी काम किया उस काम को चेक करना। कंपनी कुछ कर चुकी है, उस काम को बाहर का कोई इंडिपेंडेंट आदमी आकर चेक करता है कंपनी ने ये सही किया कि नहीं किया, दैट इज ऑडिट। ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया सर कि ऑडिट क्या होता है, लेकिन सर याद करो, पार्ट ए कॉस्ट ऑडिट की बात करता है, पार्ट बी मैनेजमेंट ऑडिट की बात करता है, पार्ट सी इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल की बात करता है, और पार्ट डी हमारा फॉरेंसिक ऑडिट की बात करता है। आपने बोला था इन चारों में ऑडिट कॉमन शब्द है, आपने ऑडिट का मीनिंग बताया। अब हमें बताओ कि कॉस्ट ऑडिट क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, तभी ना जाकर हमें समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट किस बारे में बात कर। तो बच्चों अब हम एक एक करके हमारे एक एक पार्ट के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। मैंने इसीलिए बोला था इंट्रोडक्शन क्लास सुपर इंटरेस्टिंग होगी आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, आगे पूरे सब्जेक्ट के लिए ये बेस बना रही है, नींव बना रही है आपकी। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या है? देखिएगा दोस्तों, सपोज करिए यहां पर आपको एक कंपनी दिखाई दे रही होगी अभी स्क्रीन के ऊपर, आपको अभी एक कंपनी दिखाई दे रही होगी दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, और ये कंपनी है एशियन पेंट्स कंपनी। कौन सी कंपनी है? एशियन पेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेंट मैन्युफैक्चर करती है।
दोस्तों, आज अगर आप अपनी कंपनी खोलते हो, सोचो यार, ऐसा बोलते हैं ना कि बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, छोटा सोचोगे तो छोटा ही होगा भाई। हम बड़ा सोचते हैं। आज आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि यार मेरी कंपनी ना बहुत प्रॉफिट कमाए, बहुत प्रॉफिट कमाए, और उसके लिए आप पूरी मेहनत करोगे, दिन रात एक कर दोगे, खून पसीना एक कर दोगे, खूब मेहनत करोगे। एशियन पेंट्स ने भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, और एट द एंड रिजल्ट निकला कि हाई प्रॉफिट्स आए, कंपनी को बहुत मस्त प्रॉफिट मिले कंपनी को। अब एशियन पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने खूब मेहनत करी, खूब हाई प्रॉफिट्स आ गए कंपनी के पास में, अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ गए कंपनी के पास में। अब आपको पता है दोस्तों, प्रॉफिट के ऊपर लगता है टैक्स। क्या लगता है? टैक्स। और टैक्स कैसे लगता है? आज एक बात बताइए, आज एक ऐसा पर्सन है जो 15 लाख रुपए साल के कमाता है, उसकी एनुअल सैलरी 15 लाख, एक्स नाम का बंदा। और एक हूं मैं, मोहित बंसल, जो सपोज करो कि एक ठीक ठाक अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट एनुअली कमा लेता है, खूब बढ़िया। और यहीं पर है मुकेश अंबानी, रिलायंस के मालिक। वो तो इतने बड़े हैं कि खुद लक्ष्मी जी उनके पास में आती हैं कि थोड़ा सा उधार देना। खैर, मजाक की बात है। वो, उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। तो जब टैक्स लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसकी इनकम कम है तो कम टैक्स लगेगा, मेरी थोड़ी ज्यादा है तो मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगेगा, इनकी और ज्यादा है तो इनके ऊपर और ज्यादा टैक्स। हाँ सर। तो यार एशियन पेंट्स कंपनी बोल रही है, बोला यार ये कोई बात थोड़ी है यार, मैंने पूरी साल मेहनत करी यार, मैंने यार दिन रात एक कर दिया यार, मैंने घर पे रात को खाना नहीं खाया यार, क्या बात करते हो, और मेरे इतने अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए, और आज गवर्नमेंट आ गई, बोली टैक्स लूंगी, टैक्स लूंगी, टैक्स लूंगी। एशियन पेंट्स कंपनी बोली, बोला देखो मैं चाहती तो ये हूं, एशियन पेंट्स कंपनी बोली, बोला देखो मैं चाहती तो ये हूं कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो हाई ही रहें। एशियन कंपनी बोली कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं ना वो हाई रहें, लेकिन मेरे ऊपर टैक्स कम लगे। बोला यार ऐसे कैसे हो सकता है, लीगली तो पॉसिबल नहीं है भैया। लीगली पॉसिबल है क्या? नहीं है। अगर आपके प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स ज्यादा लगेगा यार भाई यार, प्रॉफिट्स कम है तो टैक्स कम लगेगा यार दोस्त यार। एशियन पेंट्स कंपनी बोल रही है कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा रखने का है, टैक्स कम लगा दो ना यार। बोला भैया लीगली तो पॉसिबल नहीं है। तो एशियन पेंट्स कंपनी को याद आया, बोला टैक्स लगता कैसे है। बोला कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से पहले कंपनी सब अपने खर्चे कॉस्ट वॉस्ट माइनस करती है, उसके बाद में फिर जो कंपनी के पास पैसा बचता है उसके ऊपर कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स लगता है। एशियन पेंट्स कंपनी बोली लीगली तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा प्रॉफिट उतना ही रहे, हाई प्रॉफिट्स रहे और टैक्स कम लग जाए, लेकिन एक इलीगल तरीका है। क्यों ना मैं अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा दूं। मैं ये दिखा दूं कि मेरे प्रॉफिट 100 करोड़ है, लेकिन अभी तक मैंने दिखा रखी थी कि मेरी कॉस्ट 10 करोड़ है। क्यों ना मैं उसको दिखा दूं मेरी कॉस्ट 45 करोड़ है। मैं अगर कॉस्ट बढ़ा दूं तो फिर मेरे पास में रिमेनिंग अमाउंट कम है और टैक्स कम लगेगा उसके ऊपर। ऐसा बहुत सारी कंपनीज करती होंगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर कंपनी करती है, नहीं, बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छी हैं, टाटा बहुत बढ़िया कंपनी है और सभी बहुत अच्छी कंपनीज है, पर हो सकता है शायद बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हो कि यार मेरे ऊपर फालतू का इतना टैक्स लगेगा, अगर मैं अपनी कॉस्ट ज्यादा दिखा दूं तो टैक्स बच जाएगा। यहां पर आता है कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट। यहां पर जब गवर्नमेंट को लगा कि यार इस तरीके से तो लोग अपने टैक्स को इवेजन कर सकते हैं, टैक्स की चोरी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला हम कंपनीज के अंदर अब कॉस्ट की ऑडिट करवाएंगे, ताकि कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट बढ़ा चढ़ा के ना दिखा पाए। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो कॉस्ट ऑडिट क्या है? कॉस्ट ऑडिट का मतलब है ऐसी ऑडिट जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर
चेक करता है कंपनी के बनाए गए कॉस्ट अकाउंट्स को। जैसे कैटरीना कैफ ने रिलायंस कंपनी की वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो उसने पूरे साल में कंपनी की कितनी कॉस्ट लगी उसके अकाउंट्स बनाए। अब बाहर से एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर आकर उसको चेक करेगा और चेक करेगा कि एक्चुअली में कंपनी की उतनी ही कॉस्ट लगी है ना जितने अकाउंट्स में लिखे हुए हैं, या जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। यहां पर कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है। दोस्तों, ये जो कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक वजह से, बहुत सारी वजहों से आया था, एक मेन वजह मैंने आपको बताई, और भी है। हालांकि हम उसे फर्स्ट चैप्टर में, जब हम बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, फिर भी मैं बताता हूं। देखो, जब 1947 में, दोस्तों 1947 के अंदर, 1947 में जब भारत देश आजाद हो गया, हमें फ्रीडम मिल गई। हालांकि कंगना रनौत ये बोलती है कि 2014 के बाद में हमको फ्रीडम मिली है, पर क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम देखो ये बोल रहे हैं कि 1947 के अंदर जब हमें आजादी मिल गई, उसके बाद में क्या हो रहा था कि ना, इंडिया लुटा हुआ था। अंग्रेज हमें लूट के चले गए थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही थी, पाकिस्तान अलग हो चुका था, पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा देना पड़ा था, हर तरफ खून खराबा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पर, और उनके पास में बहुत सारी जमीन थी, वो उन जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, इवन अंग्रेजों के राज के टाइम पर भी। और बहुत सारे गरीब लोग थे, लिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा कम था, अनपढ़ लोग थे, इलिटरेट लोग थे। तो दोस्तों, वहां पर उस वक्त क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि अब हमें इंडिया को डेवलप करना है, वरना हम ऐसे ही रह जाएंगे तो हमारी हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके जैसी हो जाएगी। तो इंडिया की गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को ये लगा, बाकी सबको ये लगा कि हमें इंडिया को डेवलप करना है। और डेवलप करने के लिए उन्होंने बोला कि यार, हम ना बहुत सारी चीजें नई नई डेवलप करेंगे, बनाएंगे। जैसे हम नए रोड्स बनाएंगे, हम एयरपोर्ट्स बनाएंगे, हम रेलवे ट्रैक बनाएंगे, हम आईआईटी का इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे। बनाएगा कौन? गवर्नमेंट खुद तो बना से रही। तो गवर्नमेंट, प्राइवेट जो कंपनीज हुआ, प्राइवेट कंपनीज मतलब प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। अब इतना आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। ये तो आपने सीएम इंटर लॉ में भी पढ़ा है ना। वो कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट की 51% या उससे ज्यादा होल्डिंग है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है। और वो कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट की 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट सेक्टर है। जैसे रिलायंस, रिलायंस पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करती है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की 51% उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला यार, मेरे को एयरपोर्ट बनाने का है, मेरे को रोड बनाने का है, मेरे को रेलवे ट्रैक बनाने का है, मेरे को नई नई ये इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी वाईआईटी बनाने का है, भेल बनाने का है, ये सब बनाने का है, एम्स बनाने का है। क्यों ना मैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं उनको टेंडर दे दूं, उनको बोल दूं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दूं कि तुम डेवलप करो। अब सपोज करो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक्स नाम की कंपनी को बोला कि तुम ये एयरपोर्ट बना दो, तुम ये रोड बना दो, तुम ये रेलवे ट्रैक बना दो, रेलवे ट्रैक बना दो, ये ब्रिज बना दो, ये आईआईटी बना दो, बिल्डिंग बना दो। कंपनी ने बोला बना देंगे। पैसा कैसे मिलेगा? बोला तुम्हारी जितनी कॉस्ट होगी उसके ऊपर 10% या 5%, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती, उतना हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे। तो वो तुम्हारी कमाई हो गई, कॉस्ट तुम्हारी पूरी वापस आ गई, और जितनी कॉस्ट लगी उसमें 5 या 10% का हम तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर ये कंपनीज क्या करती थी? ये बहुत चालाकी करती थी। यू आर वेरी चालाक प्रो। गवर्नमेंट बोली यू आर वेरी चालाक प्रो। तुमको पता है कि तुमको जो पैसा मिलने का है वो कॉस्ट पे कुछ परसेंटेज मिलने का है, इसलिए तुम जानबूझ के कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ये बताया कि कॉस्ट 20 करोड़ लगी, उसका 10% तुम्हें मिलेगा 2 करोड़। लेकिन अगर तुमने कॉस्ट 80 करोड़ दिखाई, तो उसका 10% तुम्हें मिलेगा 8 करोड़। तो तुम जानबूझ के जबरदस्ती, कॉस्ट तुम्हारी आई है सिर्फ 10 करोड़ या 20 करोड़, तुम दिखा रहे हो 90 80 करोड़। ये गलत दिखा रहे हो। जब गवर्नमेंट को ये बात पता लगी, गवर्नमेंट बोला ओहो, नो चालाकी ब्रो,
हम कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट का, जहां पर ये चेक किया जाएगा कि क्या सच में तुम्हारी उतनी ही कॉस्ट लगी है जितना तुमने अपने अकाउंट्स के अंदर बताया है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो दोस्तों ये है आपका कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉस्ट ऑडिट जो है ना दोस्तों, ये आपका पार्ट ए है। ये जो कॉस्ट ऑडिट है दोस्तों, ये आपका पार्ट ए है। और इस ये अकेला 50 मार्क्स का है, अकेला, ओनली 1 to 8 चैप्टर्स, मात्र 8 चैप्टर हैं जो 50 मार्क्स के हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, सभी चैप्टर्स जो है वो एक दूसरे से दोस्तों रिलेटेड है। आप ऐसा बोल सकते हो यहां से कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1 में तो हम बेसिक्स पढ़ते हैं कॉस्ट ऑडिट के, बेसिक्स है। ऐसा चैप्टर 1 जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना, मैं उसमें दोबारा से बताऊंगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट। आप बोलोगे अरे सर इंट्रो में बताया था, इतना लंबा चौड़ा बताया था। दोबारा बताऊंगा भाई। क्या बोला था? मेरे लिए आप शून्य पर सवार हो जाकिर खान की तरह, एकदम जीरो पे हो इस वक्त। तो मैं आपको वहां स्क्रैच से लेकर चलने वाला हूं दोस्त। क्लियर है? तो ये कॉस्ट ऑडिट के चैप्टर्स, 8 चैप्टर 50 मार्क्स के हैं, एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड हैं। एंड में हम ये देखते हैं कि आखिर कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो कैसे प्रिपेयर हो रही है, किस तरीके से हो रही है। उसमें मैं आपको लाइव लेकर जाता हूं सॉफ्टवेयर के अंदर, और वहां शो करता हूं देखो इस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। अब सवाल आता है सर पार्ट बी, मैनेजमेंट ऑडिट, जो चैप्टर 9 से 13 है, और जो कि सर हमारा 25 मार्क्स का है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? देखो दोस्त, आप जब सीएमए इंटर में थे ना, आप अब ऐसे मत बोलना कि सर हम सीएमए इंटर में नहीं थे, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर फाइनल में क्यों आए। हाँ, ये बोल दो कि सर सीएमए इंटर में तो थे यार सर, पर याद नहीं है ना, भूल गए ना, बहुत दिन हो गए। कोई बात नहीं यार। आप जब सीएमए इंटर में थे ना, जब आपने अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर ऑडिट वाला पार्ट पढ़ा था ना, तो आपने ऑडिट के अंदर ये पढ़ा था मेरे दोस्त, आपने ऑडिट के अंदर ये पढ़ा था कि अलग अलग टाइप ऑफ ऑडिट, जिसमें आपने एक तो पढ़ा था स्टैट्यूटरी ऑडिट, या मैंडेटरी ऑडिट, या कंपलसरी ऑडिट, कि करानी ही करानी पड़ती है। जैसे कॉस्ट ऑडिट कराना कंपलसरी है, कब कराना कंपलसरी है वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। टैक्स ऑडिट कंपनीज को करानी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ये करानी पड़ती है, सेक्रेटरियल ऑडिट जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करता है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है। लेकिन कुछ ऑडिट ऐसी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं, कंपनी की मर्जी पर होती हैं, कंपनी अगर चाहे तो कराए, ना चाहे तो ना कराए, किसी की कोई जोर या जबरदस्ती नहीं है। उनमें से एक ऑडिट होती है जिसे बोला जाता है मैनेजमेंट ऑडिट। दोस्तों ये जो मैनेजमेंट ऑडिट है ना, ये कंपनी की मर्जी पर डिपेंड करता है, करे तो करो, नहीं करे तो मत करो, भाड़ में जाओ। अब सर मैनेजमेंट ऑडिट होता क्या है? देखो मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर ना कंपनी खुद चाहती है, लेट सपोज आज रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी ये चाहती है, रिलायंस कंपनी ये चाहती है कि यार मैं काम कर रही हूँ, सब चल रहा है, जितने मेरे ऊपर लीगल रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं उनको फुलफिल कर रही हूँ, ठीक है। मुझे ये पता करना है कि मेरे अंदर कमी क्या है, मैं कहाँ गलतियां कर रही हूं, क्यों मैं एकदम ऑप्टिमम लेवल पर नहीं पहुंच पा रही हूं, कमी क्या है, डिस्क्रिपेंसी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता करना है, और उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मुझे पता करना है। तो रिलायंस कंपनी अपने खर्चे पे, अपनी मर्जी से अपने खर्चे पे एक मैनेजमेंट ऑडिटर को या उसकी टीम को बुलाती है। ये मैनेजमेंट ऑडिटर कोई बाहर का इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, कंपनी का भी कोई ऑलरेडी बंदा हो सकता है, और उससे बोलती है सुन देख, तू मैनेजमेंट ऑडिट कर, मतलब कंपनी के कंप्लीट चेक कर, कंप्लीट कंपनी के सभी चीजों को चेक कर, एकदम डिटेल में जाकर चेक कर, और मुझे बता कहां हम गलतियां कर रहे हैं, कहां हम कमी कर रहे हैं, कहां हमें सुधार की जरूरत है, कहां हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसे मैनेजमेंट ऑडिट बोला जाता है। बच्चों मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप फिक्स नहीं होता। लेट सपोज आज रिलायंस कंपनी ने मिस्टर ए को अपॉइंट किया एज मैनेजिंग ऑडिटर और बोला सुन तू सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चेक कर, बाकी सब मस्त चल रहा है कंपनी में, तो सिर्फ उसको चेक करो।
या उसने बोला कि सुन तू सिर्फ कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चेक कर, बाकी सब मस्त चल रहा है कंपनी में, तो सिर्फ उसको करो। या कंपनी ने बोला कि तू सब कुछ चेक कर, तो सब कुछ चेक करो। तो मैनेजमेंट ऑडिट एक ऐसी ऑडिट है जो ऑप्शनल ऑडिट है, कंपनी अपने खर्चे पे अपनी मर्जी से कराती है। लॉ में कहीं भी कंपल्सरली नहीं, स्टैट्यूटरी नहीं लिखा हुआ है, अपनी मर्जी से करा रही है कंपनी क्योंकि उसकी इच्छा है। और मैनेजमेंट ऑडिटर कोई भी हो सकता है, बाहर का बंदा, इंटरनल बंदा, किसी से भी ये ऑडिट करवाई जा सकती है। ठीक है सर। लेकिन सर जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, यही बात पढ़ेंगे। अरे सर यही बात पढ़ेंगे, इतनी छोटी सी बात बार बार पढ़ेंगे, हाँ बार बार पढ़ेंगे। सर ये चीज बार बार पढ़ेंगे, अपन बार बार पढ़ेंगे यार। सॉरी। सर क्या आप इनडायरेक्टली हमसे ये बोलना चाह रहे हो कि जब हम ये मैनेजमेंट ऑडिट सेक्शन भी पढ़ेंगे तो हम थोड़ा बोर भी हो जाएंगे? हाँ, हो भी सकते हो। हालांकि हम पूरे केस लॉज, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट में बार बार सेम चीज रिपीट होती है। कौन मैनेजमेंट ऑडिटर बन सकता है, कैसे वो रिपोर्ट बनाता है, कैसे ऑडिट करी जाती है, क्यों करी जाती है, सभी चैप्टर्स में ऑलमोस्ट चीजें रिपीट हो जाएंगी। हाँ, चैप्टर नंबर 13 में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा आपको, क्योंकि ये एक तरह से कॉमर्स का पार्ट नहीं होता, इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ये इंजीनियरिंग जो बच्चे कर रहे होते हैं ना, उनके कोर्स में आता है, तो ये आपके लिए एकदम नया होगा। आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बोरिंग पार्ट होता है सेक्शन भी, बट 25 मार्क्स का है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसे जितना इंटरेस्टिंग बना सकें, उतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका सेक्शन सी, जो कि 15 मार्क्स का है, जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बता दूं, ये आपके लिए बोनस पार्ट है। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी सब्जेक्ट के अंदर हम ये बोलते हैं कि यार ये वाला जो हिस्सा है ना इस सब्जेक्ट का, ये जो चैप्टर्स हैं, ये बोनस है मेरे लिए। ये तो मतलब लॉलीपॉप है। मतलब ये तो वो एकदम फुल टॉस बॉल है जिस पे धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा या धोनी छक्का मारेगा इसके ऊपर। मात्र 3 चैप्टर, 15 मार्क्स, बहुत ही आसानी से चैप्टर हो जाते हैं। मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए, बट 6-7 घंटे में, 7-8 घंटे में ये तीनों चैप्टर नक्की 15 मार्क्स सिक्योर्ड आप। अब सर होता क्या है ये? देखिए इसके अंदर हमें पढ़ना होता है इंटरनल कंट्रोल क्या है। ये आपने एग्जीक्यूट इंटर में भी पढ़ा है, उसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट। हॉस्पिटल की ऑडिट कैसे होती है, होटल की ऑडिट कैसे होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कैसे होती है। अब आप बोलोगे सर ये तो मैंने इंटर में भी पढ़ा था। हाँ, पर इसमें बहुत डिटेल में है। हमारी 1 घंटे की क्लास तो इसी में निकल जाएगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। और जब मैं आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है बताऊंगा ना दोस्तों, हम उसके अंदर बहुत सारे केस लॉज पढ़ेंगे। जब हम ये देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो उसको समझने के लिए हमें लिज्जत पापड़ की स्टोरी, पूरा केस लॉ समझना पड़ेगा। हमें उसके लिए अमूल की पूरी स्टोरी, कि आखिर अमूल कैसे इतना बड़ा ब्रांड बना, ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बोनस है, ये फोड़ना होता है इसमें, मजा ही आ जाता है इसमें। और जब पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा देता हूँ ना, फिर मैं आपको एंड में बताता हूँ कि देखो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर एग्जाम में आपके होटल की ऑडिट आ गई, या हॉस्पिटल की ऑडिट आ गई, या कोऑपरेटिव सोसाइटी की, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर किसी में फिट बैठते हैं। इवन मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर जब आप ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर पढ़ना शुरू कर रहे हो ना मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले बेटर होगा अगर आप स्टार्ट करो सेक्शन सी से। क्यों? क्योंकि एकदम इंडिविजुअल सेक्शन है, एकदम सेपरेट सेक्शन है।
भाई कॉस्ट ऑडिट का मैनेजमेंट ऑडिट में इतना कुछ नहीं है, मैनेजमेंट का इसमें नहीं है, और इसका लास्ट डी पार्ट में नहीं है, सब अलग अलग है अपने अपने। पर सेक्शन सी जो है उसके अंदर मात्र 3 चैप्टर हैं, 15 मार्क्स का है, और 7 से 8 घंटे के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। एक बार आपने इसको पढ़ लिया, बहुत सारे फायदे होंगे। पहला, 15 मार्क्स का कंटेंट आपने 7 8 9 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया, पहला। दूसरा, अब आप इसे कितनी बार रिवाइज कर सकते हो। तीसरा, जब एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो ये बाकी जो पार्ट्स है कॉस्ट ऑडिट, उनमें थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा। जैसे हम कॉस्ट ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क, वहां पे ये इंटरनल कंट्रोल, ये सब चीजें सेक्शन सी वाली हेल्प करेंगी। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है बच्चों को कि जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप स्टार्ट करो सेक्शन सी से। बहुत फायदा है, अकेडमिकली, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट स्टडी, सेक्शन सी इज द बेस्ट थिंग इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट की। उसे स्टार्ट करो आप, 15 मार्क्स कवर हैं मात्र 7 8 9 घंटे के अंदर। और मेरे दोस्तों, सबसे लास्ट जो आपका पार्ट आता है उसका नाम पढ़ो। पहले पहले नाम पढ़ो उसका। नाम क्या है उसका? नाम है उसका फॉरेंसिक ऑडिट या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जब फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ेंगे ना, सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको 5 से 6 केस लॉज बताता हूं। देखिए, एक बार मैं यहां पर आपको पीपीटी ओपन करके दिखाता हूं, 1 मिनट रुके। देखिए, जब हम पढ़ने बैठेंगे ना सेक्शन डी 10 मार्क्स को, तो बहुत सारे केस लॉज पढ़ेंगे हम। जैसे हम एनरॉन कंपनी का केस लॉ पढ़ेंगे, फिर जब हम एनरॉन कंपनी का केस लॉ पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, तो दोस्तों फिर हम सत्यम कंपनी के केस लॉ पर आएंगे। जब हम सत्यम का और इन केस लॉज के अंदर मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, ये क्या होता है, सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट का मीनिंग समझने के लिए। एनरॉन का केस लॉ, सत्यम का केस लॉ, फिर मैं आपको एक रियल लाइफ केस लॉ बताऊंगा महाराष्ट्र की कंपनी का। पर मुद्दा यह है कि सर आखिर ये क्या है। देखिए, ये दोनों चैप्टर जो हैं पार्ट डी के अंदर, ये दोनों ही चैप्टर बात करते हैं कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है। ये दोनों क्या बोलते हैं? ये दोनों बोलते हैं कि कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है, और उस फ्रॉड का पता करने के लिए, उस फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट करी जा रही है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करी जा रही है। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको एक केस लॉ बताता हूं छोटा सा। हालांकि ये केस लॉ जब फॉरेंसिक ऑडिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चैप्टर 18 17 जब पढ़ेंगे, उसमें दोबारा से आएगा। पर यहां मैं एक बार बता देता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ये रियल केस लॉ है। महाराष्ट्र की एक कंपनी थी, मुंबई की एक कंपनी थी, और मुंबई की वो कंपनी क्या करती थी, मुंबई की वो कंपनी यूएसए से रॉ मटेरियल परचेज करती थी। और उसके लिए क्या होता था ना, ये अमेरिका वाली, यूएसए वाली कंपनी जो है, वो मुंबई वाली कंपनी को अपनी बैंक डिटेल भेजती थी ईमेल के अंदर। ईमेल के अंदर बैंक की डिटेल्स भेजती थी। मुंबई वाली कंपनी उसमें एडवांस पेमेंट करती थी पहले, जितना उसे माल मंगाना है, और फिर ये यूएसए वाली कंपनी उसे यहां से माल भेज देती थी मुंबई में। बहुत सालों से बिजनेस चल रहा था, मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से ऊपर हो चुके थे, सब बढ़िया चल रहा था। अच्छा, ये खास बात थी। आप देखिए, मोर देन 10 इयर्स से बिजनेस चल रहा है, फिर भी जब भी माल मंगाना होता था, हर बार ये ईमेल पर बोलती थी माल चाहिए, हर बार ये ईमेल पर बैंक डिटेल देती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये बोल दे कि वो पुरानी वाली बैंक डिटेल में ही डाल देना, ऐसा नहीं था। हर बार ये नई बैंक डिटेल, मतलब हर बार ये बैंक डिटेल देती थी ईमेल में। फिर वो पेमेंट करता मुंबई वाली कंपनी, और फिर माल आता, ऐसे हो रहा था। एक बार क्या हुआ, मुंबई वाली ने 35 लाख रुपए, इंडियन रुपीस के हिसाब से 35 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया।
मतलब पहले इसने बोला रॉ मटेरियल चाहिए, मुंबई वाली ने, यूएसए वाली ने मेल के अंदर बैंक डिटेल्स दी, उन पर इसने पेमेंट कर दिया 35 लाख रुपए का मुंबई वाली ने। बहुत दिन निकल गए, बहुत दिन निकल गए, बहुत दिन निकल गए, माल ही नहीं आया मुंबई वाली कंपनी के पास में। अब जब मटेरियल नहीं आया मुंबई वाली कंपनी के पास में, तो मुंबई वाली, अब मैं बहुत शॉर्टकट करके समझा रहा हूँ, छोटा छोटा करके समझा रहा हूँ केस लॉ को। जब चैप्टर पढ़ेंगे हम फॉरेंसिक ऑडिट पे आएंगे, तब तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मुंबई वाली कंपनी के पास में जब माल नहीं आया, बहुत दिन हो गए, तो मुंबई वाली कंपनी ने यूएसए वाली कंपनी से बोला कि भैया हमने 35 लाख रुपए इंडियन रुपीस के हिसाब से, हमने 35 लाख रुपए का आपको पेमेंट किया था, पर माल हमारे पास में आया नहीं है। यूएसए वाली कंपनी बोली हमारे पास कोई पेमेंट ही नहीं आया आपका। इंडियन वाली कंपनी को ना एकदम सदका लगा, उसको ऐसा हार्ट अटैक आया, उसको लगा अरे यमराज आ रहा है भैंसे पर बैठकर मुझे मारेगा क्या भाई। 35 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया मैंने, कंपनी बोल रही है कि 35, मेरे पास कोई पेमेंट ही नहीं आया। काफी टाइम निकल गया, तो फिर क्या हुआ, फिर इस मुंबई वाली कंपनी ने ना एक बंदे को अपॉइंट किया, मतलब उसकी फर्म को अपॉइंट किया, और बोला कि अब आप इन्वेस्टिगेशन करो, इस पूरे मैटर को संभालो, आप पूरे मैटर को संभालो। अच्छा, 35 लाख का नहीं था, 35 करोड़ का पेमेंट, ऐसे मान लो 35 करोड़ का पेमेंट था। तो बोला इन्वेस्टिगेशन करो इसका। तो वो फर्म आई। अब उस फर्म ने क्या किया, अब उस फर्म ने पहले बहुत इससे बात करने की कोशिश करी, बात नहीं हो पाई, बहुत कुछ चेक किया। तो इस बंदे ने बोला, जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो बंदा आया था, उसने बोला मुंबई वाली कंपनी से, आप मुझे अपनी पुरानी सभी ईमेल्स दिखाओ जो इसने करी है, जिसमें बैंक डिटेल देता है। तो पता लगा कि ये यूएसए वाली कंपनी आज तक जितनी ईमेल के अंदर बैंक डिटेल दे रही थी, वो ऑलमोस्ट सभी में बैंक डिटेल सेम थी, लेकिन इस वाले ईमेल में जो उसने बैंक डिटेल दी, उसमें नई बैंक डिटेल दी। हालांकि वो जो बैंक अकाउंट था वो था इसी कंपनी का, लेकिन वो कुछ नया था। इन्होंने दिया ईमेल पे, इन्होंने उसमें पेमेंट किया। अब इनको पता ही नहीं लगा, होता है ना ऐसा बहुत बार। बहुत बार ऐसा होता है कि आज मान के चलिए आपने मेरे से कोई कुछ एड्रेस मांगा, मैंने अपना वो एड्रेस आपको दे दिया जो है मेरा एड्रेस, जिस पे मैं यूजुअली मिलता नहीं हूं। अब आप वहां पर पहुंच गए, और मैं बोल रहा हूं यार मैंने कब बुलाया था आपको। गलती किसकी है, इस कंपनी की है गलती यहां पर। अब उस इन्वेस्टिगेशन वाले बंदे ने यूएसए की वाली कंपनी से बोला, इसने कोई सपोर्ट नहीं किया। तो ये इन्वेस्टिगेशन वाला मुंबई के बैंक में चला गया, मतलब इस कंपनी का जहां ब्रांच था बैंक में, वहां पे जाके बोला कि इस तारीख को कंपनी ने इतने रुपए का पेमेंट किया। बोला किया, बोला किसको किया, बोला इसको किया, बोला उसका एड्रेस दे दो, बोला हम तो नहीं देंगे एड्रेस। यूएसए वाली कंपनी से बात करी, तो यूएसए वाली कंपनी बोली नहीं, हमें नहीं पता, और ना हमारे पास कोई पेमेंट आया, ब्ला ब्ला कुछ भी नहीं। तो फिर अंत में इस बंदे ने, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रॉपर रिपोर्ट बन गई, तो इस बंदे ने इनको एक ईमेल करा, नोटिस करा, प्रॉपर अपने लेटर हेड पे लीगल नोटिस करा, जिसमें लिखा कि आपने इनके साथ में फ्रॉड किया है, आपने इनसे पैसा लिया है, आपने इनको मटेरियल की सप्लाई नहीं करी। तो पहली बात, एक तो इस बात का रुपया 35 करोड़ रुपया जो इन्होंने आपको दिया, प्लस उसका इंटरेस्ट, प्लस आपने गलत काम किया, उसके ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी इंडियन लॉ के हिसाब से भी लगवाएंगे और अमेरिका के लॉ के हिसाब से भी लगवाएंगे, और आपका जो डिफेमेशन होगा वो अलग है। और इसको जो प्रॉब्लम हुई, आपने रॉ मटेरियल नहीं भेजा, जिसकी वजह से फिनिश गुड्स किसी और को नहीं दे पाई, उसका कंपनसेशन और मेरी फीस। यूएसए वाली कंपनी समझ गई कि फालतू का नाटक है, और उसने 2 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया। सर ये बंदा कौन है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ये है फॉरेंसिक ऑडिटर। और ये जो हुआ, उसे बोला जाता है फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है जब ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है, जब ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इलीगल हुआ है, तो फिर उस कंपनी के अंदर जाकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और सच्चाई का पता लगाया जाता है। उसे फॉरेंसिक ऑडिट बोलते हैं। अब आप सोचिए, नॉर्मली जब आप ऑडिट करने जाते हो ना, आज सपोज करिए आप प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन करके बैठे हो, किसी कंपनी ने आपको अपनी कॉस्ट ऑडिट करने बुलाया, तो आपकी फर्म के अंदर जितने भी लोग होंगे ना,
वो सभी प्रैक्टिसिंग सीएमए होंगे ऑब्वियसली, तभी तो जाके कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करोगे। जब फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना, तो फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर ऐसा नहीं होता है। फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर डिपेंड करता है कि कंपनी जो हमें बुला रही है उसका केस क्या है। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर टीम बनाई जाती है, जिसके अंदर वकील भी जा रहा है, पुलिस भी जा रही है, सीआईडी का बंदा भी जा रहा है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल सीए सीएमए सीएस भी जा रहा है। मतलब इतने सारे लोग जा रहे हैं, ऐसे फॉरेंसिक ऑडिट की एक टीम बनाई जाती है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो फॉरेंसिक ऑडिट होती है जब कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है ना, उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए, दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। और अब सवाल ये आता है, सर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? इलीगल मनी को, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट जो किया जाता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी को लॉन्डर करना। लॉन्ड्रिंग क्या है? लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब क्या है? लॉन्ड्री। लॉन्ड्रिंग शब्द लॉन्ड्री से निकला है। गंदे को जब आप साफ कराते हो, आपके गंदे कपड़े को जब आप लॉन्ड्री में देते हो, वो साफ होकर आते हैं, दैट इज लॉन्ड्री। तो गंदे पैसे को जब आप साफ पैसे में कन्वर्ट कराते हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को, ड्रग से, टेररिज्म से, ड्रग ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कमाए हुए इलीगल मनी को जब आप लीगल में कन्वर्ट करते हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। और ये मनी लॉन्ड्रिंग गलत है। उसके अगेंस्ट में आता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। जब इस चैप्टर को भी हम पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको बहुत सारे केस लॉज के अंदर लेकर जाता हूं। इवन जिस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो आपका ना जो पेपर नंबर 13 है लॉ, उसके अंदर आपको चैप्टर दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाला टॉपिक हम यहां पर उसको पूरा का पूरा पढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों आपका पूरा इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का कोर्स। मैं दोबारा बोलता हूं, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको शुरू कैसे करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए क्लासेस को, अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन चाहते हो, तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यह है दोस्तों, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए पार्ट सी, क्योंकि पार्ट सी 15 मार्क्स का है, मात्र 3 चैप्टर हैं, सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, 8-9 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब इसका करने बैठोगे, आप बोलोगे सर सब कुछ आता है मुझको। जब आपका पार्ट सी पूरा कंप्लीट हो जाए ना दोस्तों, उसके बाद में आप आइए या तो पार्ट बी पर या पार्ट ए पर। पार्ट ए पर आ जाओ, मात्र 8 चैप्टर हैं, 50 मार्क्स के, दैट्स इट, बात खत्म। मात्र 8 चैप्टर 50 मार्क्स के। और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में पढ़ो पार्ट डी, क्योंकि ओनली 10 मार्क्स का है, कवरेज बहुत ज्यादा है। और पार्ट डी में भी सबसे पहले फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है ना, अगर आप लॉ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो चैप्टर वहां पीएमएलए आपने पढ़ा हुआ है, तो यहां बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज पार्ट सी, सेकंड पर पार्ट बी या पार्ट ए को पढ़ लो। पार्ट ए को पढ़ लो क्योंकि ओनली 8 चैप्टर 50 मार्क्स के हैं, मजा आ जाता है। अब सोचो आपने पार्ट सी 8-9 घंटे में कंप्लीट किया, पार्ट ए को आपने करीबन 50 आवर्स के अंदर कंप्लीट किया, दैट मीन 60 आवर्स के अंदर आपके 65 मार्क्स कंप्लीट हो गए। इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है? इसीलिए मैंने पहले ही बोला था, छोटा सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है आपके इस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन क्लास। हालांकि हालांकि मैंने आपको बोला कि जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, जैसे पार्ट ए कॉस्ट ऑडिट का फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, उसमें हम दोबारा से मैं आपको एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, व्हाई इट इज कंडक्टेड, एकदम। जैसे आप पार्ट बी के अंदर जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ोगे बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में, उसमें दोबारा से पढ़ाऊंगा व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, क्यों कंडक्ट करी जाती है, ए से लेके जेड तक हर चीज को मैं स्क्रैच से लेकर जाने वाला हूं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बच्चों।